हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं दीपेश कपूर मैक्स हेल्थ केयर की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। जो हमारा आज का वेबिनार है वो किडनी डिजीज और डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए है और उसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एंड प्रोफेसर दिनेश खुल्लर, जो चेयरमैन है नेफ्रोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। डॉक्टर खुल्लर कई इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सेवाएं दे चुके हैं, इंटरनेशनली ट्रेन्ड नोन, और he has treated patients from various kidney diseases including patients from dialysis, hemodialysis, those with cases of transplantation as well. He has been awarded fellowships such as Fellowship International Society of Nephrology, Fellowship International Transplant Fellowship from USA, from again USA. So it would like sir to take over and give us the insight on kidney disease and dialysis. Well, सुनने वाले सभी को, सभी viewers को and to all the attendees मेरा प्यार भरा नमस्कार and a warm welcome. Well, today we are going to talk about the challenges which the ongoing COVID-19 pandemic has thrown to our patients who are suffering from kidney diseases, some kind of kidney diseases, जो कि शुरुआत की स्थिति में हो सकती हैं और fairly advanced बीमारियों और स्टेज में हो सकती हैं। तो सभी को जानकारी की बहुत जरूरत है और हम सब लोग as doctors we are trying to chip in, जो भी हमें knowledge है we are trying to disseminate that ताकि सबका भला हो सके। And today specifically, since I am a nephrologist, a kidney specialist, the focus is going to be on how do we take care of people who are suffering from some kind of kidney disease, and also any valuable tips to not just the patients but their family members as well, so that हम मिलजुल के इस गंभीर बीमारी का सामना कर सकें। Now इससे पहले कि हम किडनी डिजीज की बात करें, I think it's very important कि हमें किडनी के एक्चुअली फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। I'm sure जो लोग इस समय लॉग्ड इन हैं, कईयों को इसके बारे में काफी नॉलेज है। They have been suffering from kidney diseases और over a period of time इन लोगों ने काफी नॉलेज गेन कर ली है, but then for them it may be just a recapitulation of some of the things which they already know. But there may be many in this audience जो फिर भी जानना चाहेंगे कि किडनीज का एक्चुअल काम क्या है। हम सब जानते हैं, इतना तो सबको पता है कि 2 किडनीज होती हैं, तकरीबन 150 ग्राम की होती हैं, पेट के पिछले हिस्से में होती हैं और ये यूरिन बनाती हैं। यूरिन से शरीर की जो इम्प्योरिटीज हैं वो निकल जाती हैं और इंसान तंदुरुस्त रहता है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि किडनीज का सिर्फ इतना ही काम नहीं है, किडनीज के और भी बहुत काम है और जब किडनी स्ट्राइक पे चली जाती हैं तो पूरा उथल-पुथल शरीर में मच जाता है। तो मैं स्टार्ट करूंगा नॉर्मल किडनीज का फंक्शन, फिर हम बात करेंगे कौन सी मुख्य बीमारियां हैं जो किडनीज को अटैक कर सकती हैं और फिर फाइनली एक जिस्ट कि इनका हम क्या-क्या इलाज उपचार करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा किडनीज का काम सिर्फ यूरिन बनाना नहीं है, ठीक है, यूरिन बनाती हैं, उससे इम्प्योरिटीज निकलती हैं, शरीर में जो फालतू पानी है निकल जाता है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए और क्या क्या करती हैं। एसिड बेस का बैलेंस, जो हम खाते हैं शरीर में एसिड जमा हो जाता है, अगर वो किडनीज काम नहीं करेंगी तो शरीर में एसिड जमा होएगा। एसिड बेस का बैलेंस सही रखती हैं। ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट जो आपने सुने हैं, हम नमक लेते हैं, हम पोटेशियम, हम कैल्शियम, हम फास्फोरस, जो भी खाते हैं उनको सही मात्रा में रखने में किडनीज हमें हेल्प करती हैं। So in addition to getting rid of the impurities from the blood, they also take care of the acid and base
होम्योस्टेसिस जिसको हम बोलते हैं बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। और एक इंटरेस्टिंग बात, हम लोग सब जानते हैं कि जो सनलाइट है उससे हमें विटामिन डी मिलती है। हम कुछ ऐसी खाद्य पदार्थ हैं, चीजें जिससे हमें विटामिन डी मिलती है, पर मैं बताना चाहूंगा कि विटामिन डी आपके किसी काम की नहीं है अगर किडनीज काम नहीं करती, क्योंकि किडनीज में जाके ये विटामिन डी एक्टिवेट होता है, आधा लिवर में आधा किडनी में एक्टिवेट होके इसको फाइनली एक्टिवेटेड विटामिन डी बोलते हैं, जिससे हड्डियों को ताकत मिलती है। तो जब किडनी गई तो हड्डियां भी गई। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन ऐसा हार्मोन है जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने की जो क्रिया है हमारे बॉडी में, द प्रोसेस गेट स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन, जो किडनीज के अंदर से बनती है। ये हार्मोन जाके बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और वहां से हीमोग्लोबिन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपने शायद ये कभी सोचा ही नहीं है कि किडनीज का क्या लेना देना है हीमोग्लोबिन से, पर इमेजिन करिए जब किडनीज काम नहीं करेंगी तो हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। किडनीज में और बड़े सारे हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स वो हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और जो फाइन ट्यूनिंग है बॉडी के मेटाबॉलिज्म की, बॉडी के इम्प्योरिटीज की, वो सारी किडनीज के लेवल पे होती है। तो ये तो हो गए मुख्य कारण। अब नेक्स्ट सवाल जो आपको जानना है, अगर किडनीज खराब हो गई तो क्या होगा? तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाएगा, हड्डियों को कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी, शरीर में पानी भर जाएगा, इम्प्योरिटीज भर जाएंगी, सारे यूरिया, क्रिएटिनिन, टॉक्सिन्स, ढेर सारे नाम यू मे हैव हर्ड अबाउट, ऑल दोज इम्प्योरिटीज गेट एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम के हेरफेर हो जाएंगे, कोई कहाँ पहुंच गया, कोई कहाँ पहुंच गया, और ये ऐसी इनकी फिक्स्ड कंसंट्रेशन होनी चाहिए ब्लड में कि जरा सा भी इधर इधर हुआ तो सारी बॉडी हिल जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, एसिड बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, शरीर में पानी भरता है, और एक ऑर्गन क्रॉस टॉक शुरू हो जाता है। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को भी तंग करना शुरू कर जाता है। किडनीज गई तो हार्ट गया, हार्ट गए साथ में लंग्स इन्वॉल्व हो गए, ब्रेन इन्वॉल्व हो गए, स्किन इन्वॉल्व हो गई, ढेर सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो खून की कमी हो गई। बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं कि जैसे ही ये टॉक्सिन्स जमा होंगे, भूख बढ़नी कम हो जाती है, भूख लगनी कम हो जाती है, नौजिया होता है, उल्टी आने को करती है और फिर उल्टी आती है, सांस चढ़ता है, हार्ट की इफेक्ट होने की वजह से हार्ट के रिदमिया शुरू हो जाते हैं, दे कैन बी लीथल, दे कैन बी पोटेंशियली फेटल। जैसे कि मैंने कहा, होल लॉट ऑफ ऑर्गन्स, इचिंग शुरू हो जाती है। बट ये सारी चीजें होती हैं जब ये किडनी की प्रॉब्लम कुछ अरसा रही होती है। तो उससे पहले हम बात करेंगे कि किडनीज खराब कैसे होती हैं ना। इसमें आप याद रखना है, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आमतौर पे धारणा है कि कहीं किडनीज खराब हो गई, भाई अब तो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। और उसी मिथ को ब्रेक करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। किडनीज दो तरह से खराब होती है। नंबर वन, एक्यूट किडनी इंजरी, अचानक, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आज आप अच्छे भले थे, अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल से टेस्ट करा के निकले, क्लीन चिट मिल गई, आप तो 100% नॉर्मल है, घर पहुंचते ही कुछ ऐसा गलत खा लिया, दस्त लग गए, डिहाइड्रेशन हो गई, किडनीज खराब हो गई। एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, इन्फेक्शंस हो गई, एंटीबायोटिक्स दिए गए, इन्फेक्शंस ने किडनीज खराब कर दी। ढेर सारे कारण हैं जिन्होंने आज एक नॉर्मल किडनी को कुछ दिनों के अंदर ही, हफ्ते के अंदर ही पूरी तरह खराब कर दिया। इसको बोलेंगे अचानक किडनी खराब होना, एक्यूट किडनी इंजरी होना। और ये वो बीमारियां हैं जिसमें किडनीज पूरी तरह से नॉर्मल हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि किडनीज खराब हुई तो हमेशा के लिए खराब हो गई। इसमें होता है आर या पार, अगर पेशेंट ठीक हुआ तो किडनीज भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एक्यूट किडनी इंजरी। लेकिन जो हमारी धारणा है, जो हम हमेशा रिलेट करते हैं किडनी की बीमारी को, वो हम करते हैं व्हाट इज कॉल्ड अ क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज का मतलब है एक प्रोग्रेसिव बीमारी जो रात भर में नहीं आती है और खराब करती है, आज स्टार्ट हुई, कुछ महीनों में, कुछ सालों में जाके किडनीज को पूरी तरह खराब कर देती हैं। और आप भी समझते हैं, जो पूरी इलाज के बावजूद over many number of years the kidneys get totally damaged. I mean, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये जानना
कि ये किडनीज अब ठीक नहीं हो सकती हैं, उसके बारे में हम थोड़ी देर बात करेंगे। लेकिन अचानक एक दिन में खराब नहीं होती, एज आई सेड इट टेक्स नंबर ऑफ इयर्स कि ये खराब होती हैं। और जैसे जैसे खराब होती जाती हैं, धीरे धीरे खून की मात्रा कम होती जाती है, भूख लगनी कम हो जाती है, उल्टी आती हैं, खुजली शुरू हो जाती है, सुस्ती बढ़ जाती है, काम करने को मन नहीं करता, थकावट, और फाइनली जब बहुत एडवांस हो जाती है तो लाइफ एंडेंजरिंग सिम्टम्स और साइंस आने शुरू हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, किडनी खराब कैसे हुई? नाउ इसमें आप सब लोगों की कंट्रीब्यूशन चाहिए, अकेले डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। मैं आपको एक मुख्य कारण बता रहा हूं आज। नाउ वी हैव फॉरगॉटन अबाउट कि टेम्पररी किडनी खराब हुई, तो आपको मैंने एक आश्वासन दे दिया कि किडनीज पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। जो हम बात करने जा रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की, वो मैंने बताया कि अचानक नहीं होती हैं, ये आम तौर पे लोगों की लापरवाही की वजह से होती है। यू वर नॉट एबल टू प्रिवेंट योर डिजीज, यू वर नॉट एबल टू टेक गुड केयर ऑफ योर किडनी डिजीज, एंड दैट इज व्हाई you landed up in a situation whereby unfortunately the only two avenues in front of you ultimately could be either dialysis lifelong or a transplantation. That हम बाद में बात करेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि chronic kidney disease हुई क्यों। Number one cause India में, and don't get scared when I'm going to tell you the statistics. The number one cause is diabetes. Diabetes is a menace. हम आज कोविड से डर रहे हैं, ये तो टेम्पररी चीज है। आई कैन टेल यू, ये आया और ये जाएगा भी। ज्यादा देर कोई वायरस टिका नहीं है। हमें बहुत वायरसेस ने पहले भी डराया है, डरना भी चाहिए जब तक वो पूरे तंग कर रहे हैं हमें। लेकिन मार्क माई वर्ड्स, very soon we are going to start forgetting about it and life is going to become normal, maybe a new normal, but then जो पुरानी सदियों से हमें चीजें सता रही हैं, they are not going to go away. What kind of statistics I'm referring to? Imagine इंडिया में कितने डायबिटिक्स होंगे, लाखों की बात नहीं हो रही है, करोड़ों की बात हो रही है, 7, 8, 9 करोड़ों की बात हो रही है। एंड उससे भी बड़ी बात और दुखदायी बात, about 50% of these, remember 50% of these diabetics can have some kind of kidney disease. धीरे धीरे करके किडनीज पूरी खराब हो सकती हैं। हमारा देश इतना अमीर अभी नहीं हुआ कि हम ऐसी सिचुएशन को हम टैकल कर पाए। आपने देखा एक कोविड ने हिला के रख दिया सारी दुनिया को, लेकिन डायबिटीज तो कई सालों से हरा रही है, हमें तंग कर रही है। एंड इट्स हाई टाइम कि we take up the responsibility on our shoulders and collectively deal with this menace. 50% का मतलब समझिए 3 से 4 करोड़ लोगों को डायबिटीज की वजह से किडनी डिजीज हो सकती है। कितना आसान है कि अगर आपने डायबिटीज होने नहीं दी तो इनकी किडनीज बचा ली, इतने करोड़ों लोगों की किडनीज बचा ली। इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, डायबिटीज होने मत दीजिए। दूसरी बात, सेकेंडरी प्रिवेंशन, गॉड फॉरबिड डायबिटिक हो भी गए, भाई अब तो समझ लीजिए, संभल लें और इसका अच्छे से कंट्रोल करें, सो दैट ये डायबिटीज आपके पेशेंट्स की, आपके अपनी और आपके परिवार वालों की किडनीज को खराब ना कर सके। सो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है शायद, बिकॉज अगर आप अच्छे से शुगर को कंट्रोल कर लेंगे तो शायद आगे किडनीज खराब नहीं होंगी, बाकी ऑर्गन भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। और तीसरी बात जिसमें रोल ज्यादा डॉक्टर्स का आ जाता है, दैट इज टर्शरी प्रिवेंशन, कि अब हो गई उसको अच्छे से प्रिवेंट करें, और जो ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ गया है वो अनफॉर्चुनेटली शायद वो इरिवर्सिबल है। जैसे कि हम किडनी की बात कर रहे हैं, एक बारी डायबिटीज ने इफेक्ट कर लिया, डायबिटीज ने परमानेंट छाप छोड़ दी किडनीज पे, नाउ it is going to be a relentless course, it's going to be a progressive course, finally kidneys को धीरे धीरे खराब कर देगी। तो हर स्टेप पे हमारा रोल है, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है, डायबिटीज के गुण गाने का कोई फायदा नहीं है। लेट अस एक्सेप्ट आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। दूसरे कारण डायबिटीज किडनीज को जो खराब करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, बहुत कॉमन है हमारे देश में भी। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है लाइफस्टाइल के साथ। अगर हम थोड़ा सा तवज्जो दे दें अपने लाइफस्टाइल में, it can make a sea difference in the way we start living and we are able to cope up with these diseases which otherwise, as I repeatedly said, are big menaces. इसके अलावा और कौन सी किडनीज खराब करती हैं, कौन सी चीजें हैं जो खराब करती हैं? कुछ ग्लोमेरुलर डिजीजेज हैं, आई थिंक उसके बारे में आज हम शायद बात ना करें। ये बीमारियां हैं जो हमारे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से किडनी का जो फिल्टर्स हैं, अब आप इमेजिन करें किडनी में तकरीबन 10 लाख
वॉश बेसिन की तरह, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, वॉश बेसिन की तरह एक फिल्टर है। इस वॉश बेसिन में इधर से ब्लड आता है और उधर से साफ होके चला जाता है, और जो सील है, जो फिल्टर है, जो छन्नी है, उसमें से यूरिन बाहर निकल जाता है। उसको हम बोलते हैं, जो वॉश बेसिन है उसको ग्लोमेरुलस, जो आर्टरी आई उसको आर्टरी, जो ट्यूब से यूरिन निकला उसको ट्यूब्यूल्स, और जिस कमरे से ये ट्यूब पास हो रही है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम। तो किडनी को खराब करने के तरीके यही हैं, या तो उसकी आर्टरीज खराब हो जाती हैं, या उसका फिल्टर खराब हो जाता है, या उसकी ट्यूब्स खराब हो जाती हैं, या जिस कमरे से निकल रहे हैं वो इंटरस्टिशियम। ये इंटरस्टिशियम को कौन खराब करता है? पेन किलर्स, ओवर द काउंटर। आप बड़े मजे से ये आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक और ये होल लॉट ऑफ पेन किलर्स खाते हैं, ये नहीं पता कि हर समय बेचारे जाके आपके किडनी के इंटरस्टिशियम को हथौड़ी से पीट रहे हैं। So that is the kind of importance of drugs used injudiciously, बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक खाते गए, कोई किसी से पूछा नहीं। और अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में जाके केमिस्ट से आप जिस तरीके से आप बिस्किट्स खरीदते हैं, वहां से आप कहीं केमिस्ट, नॉट ऑल बट कहीं से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। इट इज पैथेटिक। कुछ हेरिडिटरी बीमारियां होती हैं। हेरिडिटरी मीन्स की पॉलिसिस्टिक बीमारियां हैं। आई थिंक फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम हम उतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट फॉर यू टू रिमेंबर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, सीडेंट्री लाइफ, ये सारी चीजें सबसे बड़े दुश्मन हैं आपकी किडनीज के। तो जो हमें बार बार कहा जाता है कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, आई थिंक सबसे नंबर 1 उसी की इंपॉर्टेंस है। योगा हैज अ बिग रोल टू प्ले। कुछ भी करिए, एक्सरसाइज करिए, बस कुर्सी पे मत बैठिए, हिम्मत रखिए और थोड़ा सा इस किडनी को, बीमारी को फाइट करने में अपनी भी और सबकी, सोसाइटी की हेल्प करिए। अब नेक्स्ट स्टेप, होगी बीमारी, अब करेंगे क्या? सो कुछ फॉल्स नोशंस को, मिथ्स को डिस्पेल करने के लिए आज मैं आपके सामने हूं। किडनी बीमारी होगी, अब हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, अब सिर्फ ग्लूम नहीं आसपास स्प्रेड करना है। आई विल टेल यू सम वेरी मोटिवेटिंग स्टोरीज। There are people who have been, and directly my own patients, first hand experience बता रहा हूँ, who have been able to fight kidney diseases for periods as long as 30 years. And छोटी मोटी बीमारी नहीं कि मामूली सी बीमारी है जिससे 30 साल निकल गए। I'm talking about people who underwent a successful kidney transplantation 30 years ago are still living normal. And कुछ लोगों के और भी examples हैं जो 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 इससे भी ज्यादा। There's a person recently reported in Japan who has been on dialysis for the last 46 years. I mean, हिम्मत चाहिए, सब कुछ है। So ये कहना कि अब किडनी डिजीज लग गई, अब तो हम गए, अब कुछ नहीं किया जा सकता, दैट्स आई थिंक उसी दिन आप हार गए। तो क्या हम कर सकते हैं, अब हम उसकी बात करें। लेट्स टॉक अबाउट सम एनकरेजिंग थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट सम पॉजिटिव थिंग्स नाउ। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि हम जब एज डॉक्टर्स बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज की, तो हम इसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, जिससे दूर बैठे हुए भी हमें पता लग जाए कि वो फलाना इंसान जो शायद दुनिया के दूसरे नुक्कड़ में बैठा है, वो किस कंडीशन में होगा अगर मेरे को कोई बता दे कि उसकी किडनी डिजीज की क्या स्टेज है। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज, जब मैंने बताया कि परमानेंटली जो किडनीज खराब हो जाती हैं, वो किडनीज जो 3 महीने तक ठीक नहीं हुई तो अब शायद कभी ठीक नहीं होंगी। अग्रीड, दैट्स द सैड स्टोरी। बट द गुड थिंग इज, अभी भी अगर ढंग से करोगे तो कई साल, 1 2 4 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जरा एग्जांपल जो 15 20 साल से लोग खींच पाए अपनी बीमारी को, डायलिसिस से बचे रहे, ट्रांसप्लांट से बचे रहे, बट मेहनत करनी पड़ेगी। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 1 वो है जिसमें किडनी का फंक्शन अच्छा है, देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, ढूंढने से ही बीमारी पता लगती है हमें कि इसमें कोई बीमारी है। वरना किडनी का फंक्शन अगर हम बोलें, हम GFR एक वर्ड यूज करते हैं, एक एक टेस्ट है जिसका नाम है सीरम क्रिएटिनिन। सीरम क्रिएटिनिन से हमें किडनी का फंक्शन पता लग जाता है, ब्लड यूरिया से हमें किडनी का फंक्शन पता लग जाता है। हम और भी टेस्ट कराते हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब की मात्रा देख के हमें किडनी के फंक्शन के बारे में पता लगता है। यूरिन एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यूरिन में हमें ढेर सारी चीजें पता लगती हैं, उसकी कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उसकी पीएच कितनी है, उसमें कोई प्रोटीन तो नहीं निकल रही, उसमें ब्लड तो नहीं निकल रहा, उसमें पस तो नहीं निकल रही। कई बीमारियों की डायग्नोसिस हम सिर्फ सस्ते, आसान और इजी टेस्ट से पता कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट मुश्किल से 100-200 रुपए का टेस्ट, यूरिन टेस्ट मुश्किल से 100 रुपए का। आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्राइवेट लैब। मुश्किल से अगर स्क्रीनिंग टेस्ट हम करें
1000 के भी नहीं पड़ेंगे सब मिला के, तो साल में एक बारी, मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज्यादा ये कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर भी अगर लगता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ये टेस्ट फ्री करते हैं। तो all that you need is the knowledge that this is how we can get investigated for a potential kidney disease. अल्ट्रासाउंड एक बहुत यूजफुल टेस्ट है जो वी एज डॉक्टर्स जिसकी हम हेल्प लेते हैं टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद द किडनीज और नॉट। सो ये करके हम एक इसकी स्टेजिंग कर देते हैं। तो जो मैं कह रहा था, सीकेडी स्टेज 1 में हमने टेस्ट किया और इस क्रिएटिनिन से पता किया कि जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है एस्टिमेटेड। अगर वो 90 से ऊपर है लेकिन किडनी में थोड़ी सी खराबी है तो उसको हम बोलते हैं सीकेडी स्टेज 1, जो ढूंढने से मिलती है। अगर आप ढूंढेंगे नहीं तो इंसान सामने आपसे बैठा हुआ है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि किडनी की डिजीज भी है। स्टेज 2 है जो 60 और 90 के बीच में। स्टेज 3 है जो 30 और 60 के बीच में। स्टेज 4 है जो 15 और 30 ml पर मिनट जीएफआर के बीच में। और स्टेज 5 वो है जब जीएफआर, जो किडनी का फंक्शन, बिकम्स लेस देन 15 ml पर मिनट। ये एक एडवांस्ड स्टेज है और ये वो स्टेज है जब हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की प्लानिंग करते हैं। बट रिमेंबर, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सीकेडी स्टेज 1 एंड स्टेज 5। वो शुरुआत है, ये एंड स्टेज है, और इसके बीच में है कई साल। लापरवाही करते रहेंगे तो शायद 1 साल या 2 साल, और खूब कमर कस लेंगे तो शायद 10 साल 15 साल। तो चॉइस इज योर्स। आप अपना अभी भी ख्याल रखना चाहेंगे कि नहीं रखना चाहेंगे। बट ये कहना कि वो डॉक्टर ने बोल दिया अब तुम्हें कभी ना कभी बीमारी बढ़ेगी, आज शुरुआत होगी है, ये कभी ना कभी खराब होगी, पर अगली बात बताई नहीं कि डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो 1 साल, ख्याल रखोगे तो शायद 10 साल से भी ज्यादा। And now finally we will talk about those unfortunate situations. Again, as I said, for the paucity of time, I thought I will try to make a gist for you all so that एक rough सा idea हो जाएगा, and then I will invite your questions, and then I'll invite your questions about the kidney diseases in general, and also your pertinent questions related to the ongoing COVID-19 pandemic. I am not an expert on COVID-19. I may, as a doctor, have enough knowledge about COVID-19, but I will leave the finer aspects of the COVID-19 to the experts, the infectious diseases experts. But jitni COVID-19 की relation hai to kidney diseases, I'll be more than happy to address your concerns, queries, questions, whatever you may have. Finally, before I invite your questions and comments, ट्रीटमेंट क्या है? जब हम सीकेडी स्टेज 1 आते हैं या 2 पे आते हैं, हम और चौकन्ने हो जाते हैं। हम डायबिटीज को, हाई ब्लड प्रेशर को और अच्छे से कंट्रोल करते हैं, हम गलतियां बंद कर देते हैं। कोई इन्फेक्शन होती हैं तो उनको अच्छे से ठीक करते हैं। कोई पेन किलर कोई इंसान खा रहा है, एकदम से उसको बंद करवाते हैं। कोई मोटा है, उसको पतला होने की सलाह देते हैं। स्मोकिंग एकदम से बंद कर देनी चाहिए, स्मोकिंग बहुत डेंजरस है। निकोटीन एकदम से आर्टरीज को, इंक्लूडिंग हार्ट की और किडनी की आर्टरीज को ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर देता है। प्लीज क्विट स्मोकिंग। अल्कोहल तंग करता है, सेडेंटरी लाइफ तंग करती है। देयर आर, ये मेरे अपने मन की विचार नहीं है, ये कॉमन सेंस की मैं कह रहा हूँ। दीज आर हार्ड प्रूवन फैक्ट्स जो रिसर्च के बाद मैं आपसे बोल रहा हूँ। एंड देन फाइनली कुछ मेडिसिन का रोल है। हम डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ही जैसे किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है, हम क्या करते हैं कि हमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, बिकॉज ज्यादा प्रोटीन खाने का मतलब है किडनीज को और ज्यादा काम करना पड़ता है, किडनीज के फिल्टर में से और ज्यादा प्रोटीन्स निकलती हैं। एंड फाइनली जो किडनीज की खराबी लेट होनी थी, नाउ बिकॉज ऑफ द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रोटीन डाइट, ये जल्दी भी खराब हो सकती है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. For those of you who already have some kind of kidney diseases, unfortunately, you know the kind of emphasis we always give to a proper diet. Vaccinations हम लगवाते हैं because our patients are prone to catch infections. So हम pneumonia के against, hepatitis B के against, flu के against हम regular तौर पे हम vaccination की सलाह देते हैं। कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो किडनी की बीमारी को फर्दर बढ़ने से स्लो डाउन कर सकती हैं। सो ऑल दीज आर बेस्ट लेफ्ट टू योर डॉक्टर्स। बट आप लोग एज पेशेंट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें कि जब बोला गया है कि स्मोकिंग बंद करनी है, वेट लूज करना है, एक्सरसाइज करनी है, उस पर ज्यादा जोर दें। डॉक्टर इज फाइनली गोइंग टू गिव यू द प्रिस्क्रिप्शन विच यू मस्ट विद ऑल सिंसियरिटी फॉलो. Stage 1, 2, 3, 4, and unfortunately
आई एम गोइंग टू नाउ यूज दोज टू वर्ड जिससे सब डरते हैं, पता नहीं क्यों। डायलिसिस, मुझे समझ नहीं आती है कि ऐसा हुआ क्रिएट कर दिया हमने डायलिसिस का। आप 1980 या उससे पहले की लाइफ देखिए इस कंट्री में भी, एक बारी स्टेज 5 जो डायलिसिस वाली स्टेज आ गई है, ट्रांसप्लांट वाली स्टेज आ गई, इस मुल्क में भी डायलिसिस की फैसिलिटीज थी नहीं। 70s में तो शुरू हुआ, 80s में जब मैं नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग लेट 80s में शुरू की है तो बहुत थोड़े से सेंटर्स थे। आई वाज फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विद सच अ हॉस्पिटल जहां पे डायलिसिस की फैसिलिटीज थी, तो आई कुड हैव फर्स्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद डायलिसिस। बट अधिकतर डॉक्टर्स ने सुना नहीं होता, देखा होता था उस जमाने में डायलिसिस क्या है। एंड average survival of these patients was 3 months, 6 months. And now in 2020, the average survival of a dialysis patient has crossed 10 years in non-diabetics. Diabetics में भी 5-10 साल टच कर जाता है, कई लोग तो 20-20 साल सर्वाइव कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि कहाँ 6 महीने 3 महीने बिना डायलिसिस के और कहाँ 15-15 20-20 साल डायलिसिस पे। तो अभी भी डायलिसिस को विलन की तरह माना जाता है। हाँ, माना कि डायलिसिस एक्सपेंसिव है, that's a sad part of it. अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता, बट गवर्नमेंट कर रही है। हेल्थ केयर जहां जहां चिप इन कर सकती है, दे आर ट्राइंग टू कर्ब दी कंट्रोल दी प्राइसेस ऑफ डायलिसिस। अगर हम पीछे मुड़ के देखें, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है जो मैं दोबारा जिसके बारे में बात करूंगा, इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, अग्रीड। बट 20 साल पहले भी जो कंपनी एक महीने के 20,000 में 25,000 में ऑफर कर रही थी, 20 साल बाद भी सेम प्राइस है। So I think to an extent we have been able to control, because otherwise inflation के हिसाब से तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। But yes, the sad story is that treatment is expensive, but it is providing a new lease of life. And secondly, दूसरा है treatment which is transplantation. Before we move on to transplantation, मैं एक आइडिया सा देना चाहूंगा। डायलिसिस है क्या, जिसको मैंने कहा कि हम ऐसे ही हवा सा प्रोजेक्ट करते हैं। डायलिसिस एक इज अ वेरी नाइस प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक तरफ ब्लड है विच हैज ऑल द इम्प्योरिटीज, जिसमें हाई टॉक्सिन लेवल्स हैं, उसको हम एक पर्टिकुलर मशीन में से पास करवाते हैं जिसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं। एंड जब वो मशीन के थ्रू पास हो रहा होता है ब्लड, आपका अपना ब्लड, पेशेंट का अपना ब्लड थ्रू द मशीन, उस मशीन में एक आर्टिफिशियल किडनी है जिसके एक तरफ से ब्लड फ्लो करता है और दूसरी तरफ से एक स्पेशल डायलिसिट फ्लूइड फ्लो करता है। विद द हेल्प ऑफ द फिजिक्स प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, जो इम्प्योरिटीज जिस कंपार्टमेंट में ज्यादा हैं वहां से डिफ्यूजन के अक्रॉस एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है और वो डायलिसिट वाले कंपार्टमेंट में आ जाती हैं एंड डाउन द ड्रेन। सो ब्लड साफ हो गया और वापस वही ब्लड आपके पेशेंट की बॉडी में वापस डाल दिया जाता है। ये हीमोडायलिसिस है। इससे मिलता जुलता अनदर वेरी कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ डायलिसिस इज पेरिटोनियल डायलिसिस, जो लोग घर में कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस के लिए आपको 2-3 बारी हॉस्पिटल जाना पड़ता है हफ्ते में। पेरिटोनियल डायलिसिस में आप पेशेंट के पेट में, पेरिटोनियम में एक कैथेटर फिक्स कर दिया जाता है और उस कैथेटर की हेल्प, उस मेम्ब्रेन की हेल्प लेके, जो हमारी झिल्ली है जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, उसके अक्रॉस इम्प्योरिटीज ट्रांसमिट हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं और ब्लड में से पेट की कैविटी में चली जाती हैं, जहां आपने स्पेशल फ्लूइड, जिसको डायलिसिस फ्लूइड बोला जाता है, डाला होता है। कुछ घंटों के बाद, 6-8 घंटे के बाद आप पुराना फ्लूइड निकाल देते हैं और नया डाल देते हैं, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस करता रहता है। पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना, खुद भी कर सकते हैं, पेशेंट उनके फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं। एंड वी हैव हैड पेशेंट्स हु हैव सर्वाइव्ड ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस फॉर एट लीस्ट 15 years। आई मीन, जब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को कम से कम अपने उन 8-10 पेशेंट्स का नाम याद आ जाते हैं who have survived on peritoneal dialysis for periods as long as 15 years, more than 10 years. But finally, given a choice, the best treatment for patients with end-stage kidney disease, stage 5 of chronic kidney disease, is transplant. अगर हम मैनेज कर सकते हैं, पेशेंट मैनेज कर सकते हैं, तो ट्रांसप्लांटेशन इज द प्रेफर्ड मोडालिटी, जिसके लिए फैमिली मेंबर ही में से कोई आगे वॉलंटियर करता है, अपनी एक किडनी अपने फैमिली मेंबर को देता है और वन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर दैट। अगर गॉड फॉरबिड डोनर्स की प्रॉब्लम है तो हम कैडेवरिक प्रोग्राम, तो बहुत ही नोबल काम है
उन फैमिली मेंबर्स का जिनके अपने सगे संबंधी अनफॉर्चुनेटली ब्रेन डेड डिक्लेयर किए जाते हैं, बट जाने से पहले वो कई लोगों को जिंदगी ये दे जाते हैं, जिसको हम डिसीज्ड डोनर डोनेशन बोलते हैं, जिसकी बहुत जरूरत है हमें प्रमोट करने की इस कंट्री को। वी शुड नॉट लेट द ऑर्गन्स गो वेस्ट, हमें इन ऑर्गन्स को किसी के काम में लाना चाहिए। That's about the kidney transplantation. But transplantation is, as I said, any day better than dialysis. Why? Is the way you look at it. जब आपका अपना घर टूट जाता है, there's another example which I give very often. जब अपना घर टूट जाता है, now you have only two options: either to start living in a rented accommodation, which is as good as a house, or have your own made, which is a permanent house, or transplantation. Choice is yours. आप थोड़ी देर के लिए किराए के घर में रहना चाहते हैं कि सारी उम्र के लिए रहना चाहते हैं? किसी मजबूरी में आप अपना घर नहीं बना सकते हैं तो आपको हमेशा के लिए रेंटेड अकोमोडेशन में, विच इज डायलिसिस में रहना पड़ेगा। बट घर तो घर है, वो भी आपको 15-20 साल की जिंदगी दे रहा है। ट्रांसप्लांटेशन, लोग कहेंगे कि हम क्यों किराए के घर में रहें, हम अपने घर में रहते हैं। आई थिंक इट्स द वे, बट as doctors what we have to ensure is that you live, and you live long enough, and you live a very healthy and good life. So with this, I think I end my overview of the kidney diseases. As I said, this is something which was probably quite familiar to many of you, but maybe it was a recapitulation for you. And I think for those who were new to the concept of kidney disease, I think उनके लिए शायद ये कुछ महत्वपूर्ण रहा होगा, उनको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। So over to you, Dipesh, now, and you can let me know if our viewers have any questions or comments to us. They'll be more than welcome. Thank you, sir. Such a wonderful insight. We do have questions. So one ma'am Nirupama is asking, my father is CKD patient who is under treatment with Dr. Khullar for the last 2 years. We are not able to visit him through, though we are planning to visit. So what treatment we should continue during this period? His health is normal, but during urine culture, we found infections on and off. So Nirupama ji, you've asked a very pertinent question. So during the period of lockdown, we have tried to categorize our patients in two categories. One, who definitely need to urgently see us doctors, and those who can wait. जो लोग वेट कर सकते हैं, हम उनको यही सलाह दे रहे हैं कि आप सिचुएशन को ईज आउट होने की वेट करिए, and we are making ourselves available through teleconsult, through emails. आप जो मेरे पुराने पेशेंट हैं, you know that we have the medium of you're more than welcome to write me emails, and I think you will get the reply in no time. In no time, obviously, you'll have to be considerate these days because there is a flood of emails, and our responsibility is equal towards all of my patients. थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, but then again, emails also are getting categorized by my sports staff and team, and anything urgent is immediately brought to my notice, and we make it a point to get back to the patients. जिन लोगों को अर्जेंट है, हम उनको कह रहे हैं बार बार, एंड एक बार मैं फिर इसको रिपीट करना चाहूंगा, प्लीज डू नॉट लेट COVID-19 कम इन द वे ऑफ अ सीरियस इलनेस। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं कि COVID-19 पता नहीं कितने लोगों को नुकसान करेगा, लेकिन जो बीमारी प्री एग्जिस्टेंट है, जो जानलेवा हो सकती है, उसको अगर नजरअंदाज कर दिया गया तो फॉर श्योर नुकसान होगा। तो उसके लिए द होल टीम इज गियर्ड अप। हमने एक दिन भी इस लॉकडाउन में काम बंद नहीं किया है। वी हैव टेकन प्रिकॉशंस, जो हम ले सकते थे फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल आवर पेशेंट्स, एंड वी हैव एक्सटेंडेड द वेज बाय विच यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट अस, जितना हम कर पा रहे हैं, एंड आई कैन एश्योर यू वी हैव बीन trying to do that. But again, मैं फिर ये कहना चाहूंगा, आज की डेट में भी हम इस COVID-19 को ऐसा हम हवा ना क्रिएट कर दें जिससे हमारी नॉर्मल बीमारियां बैक सीट ले लें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। किसी पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत है और वो COVID-19 से डर के हॉस्पिटल में आना बंद कर देगा, तो मैं एक चीज कह सकता हूं, किडनी की डिजीज इन पेशेंट्स को ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने देंगी। COVID-19 का तो मुझे पता नहीं, आज की डेट में भी अभी भी 70-80 डेथ्स हुई हैं, 100 भी नहीं हुई,
एंड आई कैन टेल यू, अगर हम अपनी बीमारी को नजरअंदाज करेंगे तो कहीं ज्यादा मौतें हो सकती हैं. एंड आई एम रियली ग्लैड and I can say that of all my patients on dialysis and transplant, उन्होंने बिल्कुल in principle हमारी suggestions को माना है. They have not been missing their dialysis. and मैं बता रहा हूँ, एक भी प्रॉब्लम, अब 1.5 महीना होने को आया, आज तक तो हमें पता लग जाना चाहिए था कि हमारे कितने डायलिसिस पेशेंट्स को कोविड की वजह से नुकसान हुआ. नहीं हुआ है. मैं यही कहूंगा कि पॉजिटिव नहीं हुए हैं. जो हुए हैं उनका भी कोविड में 2-3 पेशेंट्स का इलाज किया गया एंड दे कम बैक. Every day we are hearing and we have not lost any patient. So viruses तो बहुत आए हैं, पहले भी आए हैं. मैं ये कहूंगा कि अगर आप लापरवाहियां करोगे तो एक छोटा सा छोटा वायरस भी आपको तंग कर सकता है. एक और मैं चीज कहना चाहूंगा बिफोर हम कोविड के बारे में, कि हम नंबर गिन रहे हैं, हम कितने कितने पेशेंट्स को कोविड-19 से इफेक्ट हो गया, which is required. We must be aware as to what is happening in society. But I would like to draw your attention to the number of deaths it has caused. हम भी as doctors, we were terribly scared because what we heard from countries like US and Italy and Spain and other places was scary. And हमें लग रहा था कि we are going to be in for big trouble. But after 1.5 months, we now know that probably for whatever reason, I don't want to go into that kind of debate, controversies, for whatever reason, so far at least, the virus has not proved to be lethal. So maybe जो भी हमने policies की, जो भी हमने precautions लिए, they have worked for us. लेकिन now, let us move on. हम कभी किसी को नहीं कहते कि इस साल कितने फ्लू हुए, कितने लोगों को जुकाम लगा. जब जुकाम लोगों starts killing people और dangerous हो जाएगा, we will do that for जुकाम also, common cold also. But कोविड के लिए अभी हमें डर ज्यादा है. बट जैसे कि आपने देखा, माहौल चेंज हो रहा है and we are now gearing up for a new normal. But remember, as of today, लापरवाही का स्कोप नहीं है. New normal only means take due precautions. If you have taken due precautions, probably you are safe. Probably. ये बात 2-3 महीने बाद पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी. आज की डेट में हमारे एक्सपीरियंस से हम कह रहे हैं, if you have taken precautions, दिखावे की precautions नहीं, true precautions, N95 mask or at least a surgical mask for general public. बट मैं बहुत बात कर रहा हूँ जो डायलिसिस के लिए पेशेंट्स को आना पड़ रहा है, जो ज्यादा हॉस्पिटल में जिनको आना पड़ रहा है, मे बी एटलीस्ट सर्जिकल मास्क टू, जरा सा भी अगर एक्सपोजर लगता है टू N95 मास्क, आई प्रोटेक्शन, फेस प्रोटेक्शन एंड ग्लव्स से भी ज्यादा आई थिंक फ्रीक्वेंट वॉशिंग, और गलती से भी आपके गंदे हाथ आंख पे नहीं लगने चाहिए, नाक पे नहीं लगने चाहिए. एंड यू शुड इमेजिन, एंड मैं एक ही सलाह देता हूँ, treat the other person as potentially infected. आपको ये देखना ही नहीं है कि कोई पॉजिटिव है या नहीं है. आपका न्यू नॉर्म होना चाहिए. आप एज्यूम कर लो, प्रिज्यूम कर लो कि जहां पे आपने टच किया है वहां पे वायरस था, जहां जिससे साथ आप बात कर रहे हो वो शायद कोविड पॉजिटिव है. अगर ये प्रिकॉशंस लोगे, उसको दूर रखोगे, हाथ को टच करने के बाद, धोने के बाद ही कुछ खाओगे, आंखों पे लगाओगे, अभी तक मैं बता रहा हूँ, यू आर सेफ. So लापरवाही नहीं, no scope for complacency, then move on in life. Dipesh. So we have one more question from Nidhi Gupta. She is asking, what care should be taken by post-transplant patients? What points to be taken care for moving out? So Nidhi ji, answer to that also is quite similar. कोई special precautions किसी के भी नहीं है. चाहे वो ट्रांसप्लांट है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बच्चा है, कोई भी इस बीमारी से बचा नहीं है. जब हम ट्रांसप्लांट की, हम किडनी डिजीजेस वालों की बात करते हैं, the chances of occurrence of COVID-19 will be similar. But the problem is, God forbid, if they get the disease, probably the chances are this may be more severe in them. तो जैसे कि मैंने कहा, ये मत कहिए कि ट्रांसप्लांट है, हमने ज्यादा ख्याल रखना. हमें ख्याल तो सबका रखना. अनफॉर्चुनेटली अभी कोई ऐसी दवाई नहीं है, जो जितनी भी आपने सुनी होंगी प्रोफिलैक्सिस, ये आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस कंट्रोवर्सीज. आज की डेट में कोई प्रूवन एफिकेसी नहीं है. एनेक्डोट्स की बात हम ना करें. जब रिसर्च के थ्रू आ जाएगा, जब मेडिकल लिटरेचर कहेगी कि ये दवाई इस तरीके से लेनी है, द वे वी से कि न्यूमोकोकल वैक्सीन को हर 5 साल बाद लेना है, फ्लू वैक्सीन को हर साल लेना है, सीमित तरीके से जब इसका कोई वैक्सीन आ जाएगा, जब इसकी कोई पक्की दवाई आ जाएगी, देन वी विल बी लिटिल मोर रिलैक्स्ड.
तब तक प्रिकॉशंस एंड प्रिकॉशंस, डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। आपको जो मैंने एक एग्जांपल दिया है, इफ यू स्टार्ट प्रिज्यूमिंग दैट द अदर पर्सन हैज इट, उसने मास्क पहना नहीं पहनना, बट आप तो जरूर पहने, एंड मेंटेन दैट डिस्टेंस। अगर आपने ये ड्यू प्रिकॉशंस ली हैं, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर सारे ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जहां तक ट्रांसप्लांट का सवाल आपने पूछा, अगर किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, हम आजकल उनको सलाह दे रहे हैं कि इफ अवॉइडेबल आप ज्यादा हॉस्पिटल आने का ना प्रयास करें। अगर बात आपकी थ्रू टेलीकंसल्ट, आपको मेल डालने से, डॉक्टर से अगर सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम, तो आप डेफिनेटली वैसे करिए। बट periodically आपने इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाइए। काफी सुविधा सरकार ने दी हुई है, टेस्ट के काफी एवेन्यूज हैं, यू कैन गेट दी इन्वेस्टिगेशंस डन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, कोई भी रीजन होए, आप ट्रांसप्लांट पेशेंट को अपनी दवाइयां बंद नहीं करनी है। गवर्नमेंट ने कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि आपकी दवाई खत्म हो रही है तो आप जाके दवाई ले नहीं सकते हैं। देयर आर वेज। हमने भी पूरी कोशिश की है, जहां जहां हम हेल्प कर सकते हैं, वी ट्राई टू गाइड पीपल एज टू हाउ टू मेक मेडिसिन अवेलेबल। बट प्लीज do not put yourself in a situation whereby you are faced with no medicine, no immunosuppressants. Transplant का मतलब है lifelong immunosuppressants to be taken, and if you stop taking them, it could mean kidney failure, rejection of the kidney. So please do that, and जितना भी घर के अंदर रह सकते हैं, जो यूजुअल प्रिकॉशंस बाकियों के लिए हैं, आपके लिए भी वही है। Another question from Karan Rajiv ji. Sukhdev Prasad, age 66, is getting his dialysis for 2.4 years. But for last 2-3 dialysis, when dialysis starts, severe itching starts and remain till the end of dialysis. All tests regarding this are fine and normal. So ये एक बड़ा कॉमन सवाल इन्होंने पूछा है, एंड आई थिंक ये अक्सर वो किडनी पेशेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली डायलिसिस पे हैं एट टाइम्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, जब किडनीज खराब होती हैं, इचिंग एक बड़ा कॉमन सा बड़ा नैगिंग सिम्टम है जो इनको तंग करता है। We are much better. If I look back about 30 years ago, when my first interaction with kidney patients, the quality of dialysis used to be pathetic. The average survival used to be just 6 months to 1 year, and now we take pride. I am witness to some great advancement in the field of dialysis, from a poor primitive dialysis, but remember, even that was saving lives. From a primitive dialysis, acetate dialysis, to bicarbonate dialysis, from bicarbonate dialysis to high flux dialysis, so high flux dialysis to the most recent, which we introduced about 7-8 years ago, was hemodiafiltration. And the chances of these complications get mitigated once you use more sophisticated technology for dialysis. But सब कुछ करने के बावजूद भी, I accept and I agree, itching remains a nagging symptoms. So without knowing much more details about your patient, all that I can guide is, जैसे कि आपने बोला कि टेस्ट ठीक हैं, फिर भी मैं चाहूंगा आंसर could lie in the calcium, phosphorus और पैराथायरॉइड हार्मोन लेवल्स, इनको जरूर चेक करवाइए। अगर डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी आप कम रख रहे हैं, हफ्ते में 2 बार ही कर रहे हैं, तो माय सजेशन वुड बी शिफ्ट योर पेशेंट ऑन टू 3 times a week डायलिसिस। और फिर भी अगर बात नहीं बनती है, may try from hemodialysis with a low flux ordinary filter to high flux. जो फिल्टर किडनी का यूज करते हैं हम, आर्टिफिशियल किडनी, उसको हाई फ्लक्स पे ले जाएं। और अगर ऑलरेडी हाई फ्लक्स यूज कर रहे हैं, तो फाइनली हेमोडायफिल्ट्रेशन ट्राई किया जा सकता है। सो एज आई सेड, अगर हम 100 में से 40 जनों की इचिंग देखते थे पुराने जमाने में, आजकल 100 में से सिर्फ 5 जनों को देखते हैं इचिंग के साथ। तो इतनी एडवांसमेंट, इतनी इंप्रूवमेंट हो चुकी है डायलिसिस में। नेक्स्ट वन प्लीज। So we have Mr. Ravi Shukla. He's saying, I'm your patient and I'm on dialysis twice a week. I have nowadays back pain. Please suggest. So another important question जो हमने शुरू में भी बात किया था कि किडनीज का हड्डी से क्या लेना देना। वेल, अब हमने एक्सप्लेन किया था, जब किडनीज काम नहीं करती, तो जो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन है विटामिन डी की, जो एक्टिवेशन है विटामिन डी की, जो किडनी में जाके होनी थी, वो नहीं हो रही। तो विटामिन डी है तो बहुत शायद, लेकिन किसी काम का नहीं है।
तो विटामिन डी हमें इन पेशेंट्स को प्रॉपर देना पड़ता है। हम पका पकाया एक्टिवेटेड विटामिन डी देते हैं मेडिसिन में के थ्रू, फिर भी कई बार हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो जो इनको पेन्स हो रही हैं उसके लिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस, अगेन आपके लिए भी कैल्शियम फास्फोरस पैराथायराइड काम आएगा। मेक श्योर योर हीमोग्लोबिन इज इन द नॉर्मल रेंज, एंड unless there is some contraindication, I really want you to exercise a bit. अपना थोड़ा सा शरीर को टोन्ड अप रखें, मसल्स, बिकॉज ये हड्डियां कमजोर थी, मसल्स कमजोर थे। लाइट एक्सरसाइजेस के थ्रू, लाइट योगा के थ्रू यू कैन टोन अप योर बॉडी क्वाइट सिग्निफिकेंटली। और फिर भी अगर परसिस्ट करती है, आई थिंक बेस्ड ऑन दीज इन्वेस्टिगेशंस वी नीड टू फिगर आउट, कहीं हमें आपका डायलिसिस हफ्ते में 2 बारी के बजाय 3 बारी में शिफ्ट तो नहीं करना। हम कुछ एक्सरेज करवा के देखेंगे, कुछ बोन्स में कोई ज्यादा वीकनेस तो नहीं आ चुकी है। बट आई थिंक केस टू केस कंडीशंस की आज हम शायद बात ना कर पाए, बिकॉज दिस फोरम वाज मेनली to address to the issues of most of the people in the general public, to give them some kind of awareness. But on individual levels, please write to me, and I think जो मैंने investigations बताई हैं, and let me get back to you. So we have another question. My mother creatinine reduced to 1.8 from 2.2 and taking your medicine. Can we get web appointment? Yes, that's possible. Hospital ने facilities शुरू की हुई हैं. You can always go to the hospital website or talk to my secretary. As I said, हम खुद encourage कर रहे हैं patients को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकंसल्ट से इन मुश्किल दिनों में आप लें। जहां हमें लगता है कि हम फोन के जरिए, मेल के जरिए आपकी हेल्प कर सकते हैं, वी वुड लव टू डू दैट। बट हमें कभी भी लगता है कि कुछ पेशेंट्स को आपको हॉस्पिटल में आना जरूरी है, कंडीशन डिमांड्स, तो obviously we are making sure that your travel to the hospital is facilitated. You are given the necessary documents from our side, and we facilitate in whatever way we can your trip to the hospital. So but again, if avoidable under the current circumstances, try to stay away from home. Abhilash is asking, doctor, which yoga can be done for kidney particularly? Is there any source which you can recommend? Abhilasha, good question. I wish I had the answer to that. I'm no yoga expert, but then honestly, मैं बताऊंगा, I am a big fan of yoga. I would say with all humility that I may not know much about it, but I know for sure that it helps. So please go to proper sites. There are lockdown के ज़माने में भी you don't really need a instructor to be physically there with you to instruct. I think जो sites हैं, जो टीवी के माध्यम से, and हम रोज देखते हैं टीवी में भी लोग योगा सिखा रहे हैं, and that's a great thing. And I think we should feel proud of the gift which India has provided to the world. And yoga, no specifically, I'm sure हो सकता है किडनी के लिए भी कुछ posters होंगे, कुछ योगिक एक्सरसाइजेज होंगी, शायद मैं, इट्स नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं पास ऑन करना चाहूंगा, बट प्लीज मैं फिर रिएटरेट करूंगा, यू मस्ट टेक द हेल्प ऑफ नॉट जस्ट योगा, बट टू स्टे फिट एंड एक्टिव इन व्हाटएवर फॉर्म, could be aerobics, could be gym or whatever, but judiciously chosen exercises. ये नहीं है कि हाफ बेक नॉलेज की वजह से आप अपनी हड्डियों को, ऑर्गन्स को और खराब कर लें. Roshan ji wants, what is the lifespan of a CKD stage 5 patient who has DM2, hypertension, bypass as well? I want to know an average lifespan with normal dialysis. So रोशन जी का जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही important question है, because I can understand, I can know the reason why he's asking. He's saying कि जिस पेशेंट की डायबिटीज है, जिस पेशेंट को हार्ट डिजीज है, जिस पेशेंट को ब्लड प्रेशर है और उनकी किडनीज खराब हो गई हैं, ऐसे पेशेंट डायलिसिस पे कितनी देर जी सकते हैं, ट्रांसप्लांट पे कितनी देर जी सकते हैं? असली आंसर तो देखिए ऊपर वाले के पास है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं बता सकता हूँ, माई ओन जर्नी डीलिंग विद सच काइंड ऑफ पेशेंट्स. In 80s, as I said, when I was doing my education, the average survival, उस जमाने की ये धारणा है कि डायलिसिस पे आगे अब 1 साल नहीं जियोगे.
इतनी फेमस पर्सनालिटीज उस जमाने में भी could not survive for very long. डायलिसिस हुआ डायबिटिक का तो माना जाता था 6 महीने, लेकिन अब एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए डायबिटिक who has had some kind of heart disease as well is more than 5 years. It can touch 10 years at times, it can cross 10 years at times also. इन्हीं पेशेंट्स का अगर हम दोनों अपने हथियारों को अच्छे से यूज किया, इस्तेमाल किया, दो हथियार मेन कौन से हैं? डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांटेशन. आपने पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया, it may work for 20 years, 25 years. We have examples of patients who have survived on kidney transplantation for 20 years. और उसके बाद अगर गॉड फॉरबिड वो किडनी भी खराब होगी, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, उसके बाद डायलिसिस भी हो सकता है. तो सब मिक्स एंड मैच करके अपने हथियारों को अगर हम आगे चलेंगे तो एवरेज लाइफ स्पैन कैन बी 15, 20, 25 इयर्स. माना कि एक डायबिटिक जिसको हार्ट डिजीज भी है, उसका एवरेज सर्वाइवल बाकी लोगों के मुकाबले में थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन अभी भी अगर हम अच्छे से कमर कसें and if we are very very particular about the overall illness, हम किसी भी हार्ट के सिम्टम को नजरअंदाज ना करें. These kind of patients have to be in regular touch with their not just nephrologists but their cardiologists, their diabetologists as well. मिलजुल के अच्छी गाइडेंस के साथ कई साल, महीनों की बात खत्म होगी, अब हम सालों की बात कर रहे हैं, हम डेकेड्स की बात करते हैं. I hope that gives you some kind of confidence. So we have Sharda Nandha, and he has 3 questions in one. He's saying, I am 81-year-old diabetic and hypertensive HP patient for 25 years with baseline creatinine 2. In this COVID, I have not been able to get regular blood testing. What are symptoms which I should be watching for, which can be indicative of deterioration of kidney functions without getting tests? Second, in order to pump up immunity, can I take vitamin D supplement or vitamin or CKD stage 3? If not, what can we do to pump up the immunity? 3. Stage 3. So let's limit ourselves to Mr. Jan's question. Thank you, Mr. Jan. Wonderful question. At the age of 81, अगर आपका किडनी फंक्शन काफी देर से स्टेबल चल रहा है और अभी आप घर में हैं ऑब्वियसली, और पूरा ख्याल रख रहे हैं अपनी सेहत का, जितनी एक्सरसाइज घर के अंदर टहल के, जो आप बैठ के योगा या कैसे भी लाइट एक्सरसाइजेज अगर आप कर रहे हैं, कोई आपने गलती नहीं की, गलती से भी पेन किलर नहीं खाए, तो आई थिंक यू आर सेफ. बिकॉज हमने बात की, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज बहुत स्लो है, 1 महीने 2 महीने में नहीं बढ़ती. अगर आपने मुझे ये कहा होता कि आपकी क्रिएटिनिन पहले 1 थी, 2 महीने में 1.5 हो गई, उसके 2 महीने में 2 हो गई, तो मैं आपको कहता शायद समय है, अब टाइम आ गया है, आपको दोबारा से अपने टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि आपकी बीमारी रिलेटिवली स्पीड से बढ़ रही थी. पर अगर काफी देर से स्टेबल है, तो माय आंसर एंड माय गट फीलिंग इज कि आपकी रिपोर्ट्स अभी भी सिमिलर आएंगी. टेस्ट किए जा सकते हैं, देयर आर इनफ फैसिलिटीज, होम कलेक्शन भी अवेलेबल है, एंड होम कलेक्शन से भी डरिए मत, अगर आपको करवाना पड़ेगा. जो लोग आ रहे हैं दे आर फुली ट्रेन्ड, दे टेक ऑल प्रिकॉशंस, और घर आके पूरे मास्क से साथ पीपी पहन के आते हैं और आपकी प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखते हुए टेस्ट लेके जाते हैं. बट द इशू इज कि अगर सारा कुछ ठीक है, एक क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट को भी जब ये स्टेज अर्ली है, क्रिएटिनिन 2 का मतलब है आपकी सीकेडी स्टेज 3 या 4 है, जिसको हम वो उस हिसाब से बात कर रहे थे, तो ऐसे में एवरेजली हम सलाह देते हैं कि आपको टेस्ट वंस इन 3 मंथ्स टू वंस इन 6 मंथ्स करवाए जा सकते हैं. तो अभी आपको कोई जल्दी नहीं है टेस्ट करवाने की. बात रही इम्यूनिटी की. इम्यूनिटी के लिए आई थिंक मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आप कह रहे हैं कि इतने सालों से आप इस बीमारी से अच्छे से जूझ रहे हैं, इसको आपने बढ़ने नहीं दिया, तो मेरा नहीं ख्याल आपको अभी उस अच्छे रास्ते से जो आपने अपनाया हुआ है उससे टच से मत होना चाहिए. इम्यूनिटी के चक्कर में जो हम आजकल ये जो नई एनेक्डोटल चीजें आ रही हैं, हम उससे ज्यादा एक्साइटेड ना रहें. जो टाइम टेस्टेड चीजें हैं उस पर करें, बिकॉज फॉर आवर किडनी पेशेंट यू डोंट नो कि क्या ये चीजें कर सकती हैं. विटामिन सी थोड़े दिन के लिए चलो मैं माइंड नहीं करूंगा, बट जो पेशेंट्स को एडवांस किडनी डिजीज है उनको विटामिन सी हम लंबी देर के लिए नहीं दे सकते हैं. आई डोंट वांट टू ऐड टू द कंट्रोवर्सी, बट मैं I'll again reiterate that do not change your practice patterns, change your habits, what you have inculcated over years, which have really helped you. आज के जमाने में टाइम्स में सिर्फ प्रिवेंट करिए इन्फेक्शन को by staying indoors,
by adhering to all the precautions जो रोज मीडिया में आपको सुनने को मिलती हैं. But my request again, going for those authentic sources rather than hearsay. ये साथ वाले ने कुछ बोल दिया और आपने उसको blindly follow करना शुरू कर दिया. Next one, Dipesh. Third one is, can stage 3 CKD patient go for walk, as it can be helpful in high blood pressure, but can walk also affect kidney functions? Walk अच्छी है, no doubt about it. आज के डेट में जो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, जितना अलाउ कर रही है, उन रूल्स के अधीन जितनी आपको परमिशन है वो करिए. लेकिन अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जब आपको परमिशन दी जाएगी तो देयर इज नथिंग बेटर देन वॉक. किडनी के लिए भी अच्छी है, सारे शरीर के लिए अच्छी है. लिमिट्स में एक्सरसाइज बहुत अच्छी है. What we are against is unaccustomed exercise. Unaccustomed का मतलब होता है कभी लाइफ में चले नहीं और पहले दिन ही चले तो 5 किलोमीटर चल लिया और फिर चांसेस हैं कि आपके मसल्स टूट सकते हैं. ग्रेडेड एक्सरसाइज, accustomed बनाइए उसको और फिर आगे बढ़िए. कुछ नहीं होने वाला. There is nothing better than exercise. Light exercise, proper exercise and walking. Bimalji wants to know, my wife has congenital right kidney absence, not any associated kidney disease to left kidney. What are the care measures we should take? There are people, small set of people who are born with a single kidney. Nothing happens to them. At times हम जब वो 70 years के हो जाते हैं तो for some reason कभी कोई गॉल ब्लैडर में कोई कुछ रीजन हुआ, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता लगा कि अरे ये तो किडनी एक थी. Secondly, there are people who are brave enough to donate their one kidney to their loved ones because they needed a kidney transplant. So अपनी लोग donate कर देते हैं. It is perfectly safe to donate a kidney if your other kidney is normal. तो जैसे कि आपने कहा your wife's other kidney is normal, तो आप निश्चिंत रहिए, she's going to be fine. जो precautions एक 2 किडनीज वाले इंसान को लेनी चाहिए वही सिंगल वाले को भी लेनी चाहिए. बिकॉज बीमारियों को नहीं पता कि राइट कौन सी है, लेफ्ट कौन सी है. जब डायबिटीज अफेक्ट करेगी दोनों को इकट्ठी करेगी, हाइपरटेंशन दोनों को इकट्ठी करेगी. द ओनली एक्सेप्शन है जब स्टोन आते हैं तो स्टोन एक को अलग अलग पकड़ सकते हैं और जिनकी सिंगल किडनी है अगर उनके स्टोन आ गया और उसने यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक कर लिया तो यूरिन बंद हो सकता है बिकॉज दूसरी किडनी है नहीं जिसके थ्रू यूरिन पास हो जाएगा. तो दीज आर of rarer instances I'm talking about, but the usual precautions remain. हाँ ये जरूर है जिसकी सिंगल किडनी है साल में एक बारी, और वैसे भी किसी सबको ही 40 साल की एज के बाद अपने एक रूटीन टेस्ट जो मैंने शुरू में बताए थे, सस्ते टेस्ट हैं, मुश्किल से 400-500 मैक्सिमम 1000 रुपीज के टेस्ट होंगे, साल में एक बार ही करवा लिया करें. यूरिन के टेस्ट देखने के लिए कि यूरिन में एल्ब्यूमिन तो नहीं निकल रहा. ब्लड का टेस्ट जिसमें देखना है कि ब्लड का यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन कितनी है. अगर ये रेंज में है यू आर फाइन. अगले एक साथ निश्चिंत रहिए, अगले साल फिर टेस्ट करा लीजिएगा. एंड सिमिलरली फॉर अ पर्सन हु हैज अ सिंगल किडनी. So Shreya ji wants to ask, is it safe to get regular tests like creatinine and CBC done during this time? Another question from Pushpa Devi ji, similar question, what all tests can be conducted apart from KFT before emailing you? अगर आपके टेस्ट पिछले टाइम नॉर्मल थे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो आफ्टर द एज ऑफ 40 या वो डायबिटिक्स या हाइपरटेंसिव जिनको हम सलाह देते हैं साल में एक बार ही टेस्ट करवाने हैं. अगर आपके पिछले टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे और अभी वक्त आ गया है आपके अगले टेस्ट का, तो आप थोड़ी देर और तो डेफिनेटली इंतजार कर सकते हैं एज लॉन्ग एज योर प्रीवियस लास्ट ईयर इन्वेस्टिगेशन पर 100% नॉर्मल. और दूसरा, आपको रिसेंट टाइम्स में कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई बुखार नहीं हुआ, कोई यूरिन में कोई सिम्टम्स नहीं है, यूरिन बार बार आना, यूरिन का कम आना, पैरों में स्वेलिंग आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कुछ ऐसा इवेंट नहीं हुआ, आप वेट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको जरा सा भी शक है और अगर आपके पुराने पिछले टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम थी और आपको डॉक्टर ने बताया था कि आपके 3 महीने में टेस्ट होने चाहिए, तो प्लीज उन टेस्ट को डिले मत करिए. बिकॉज डिलेइंग द ट्रीटमेंट एंड डिलेइंग द इन्वेस्टिगेशंस मे नॉट बी एडविजिबल और आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है. और अभी ऑलमोस्ट नॉर्मलाइजेशन आ गई है. जैसे कि मैंने बताया, कुछ लैब्स हैं, उनके कलेक्शन सेंटर्स हैं, और जैसे कि आप बाजार में एसेंशियल चीजें खरीदने जा रहे हो, यू आर मेंटेनिंग द डिस्टेंस, सेम तरीके से यू मस्ट एडहियर टू प्रॉपर नॉर्म्स. जब आप अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जाते हैं,
You can call the people home also, अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि वो हाँ कलेक्शन सेंटर्स में जा सकें। हॉस्पिटल भी खुले हैं। तो जो मैंने कहा शुरू में भी कि कोविड-19 से उतना ही डरना है जितना कि जायज है। कोविड-19 के डर की वजह से उन बीमारियों को हम नजरअंदाज कर दें जो श्योर शॉट जानलेवा हो सकती हैं, और हम कहें कि हम तो टेस्ट भी नहीं करवाएंगे और आंख बंद करके बैठे हैं और बीमारी अंदर से बढ़ती जा रही है। दैट इज नॉट करेक्ट। Rajneesh ji, my wife Namita Sahai is an ERST patient undergoing hemodialysis at Max. As you are aware, we are working on a swab transplant and committee clearance has also been received. Now the donor has to come from Meerut for the last test of cross-match, after which plasmapheresis has been planned. She is, however, on permacath, and in July, 1 year of dialysis will be completed. Would you advise peritoneal dialysis of transplant is not possible by then, or permacath can continue? So, first of all, I would like to congratulate you and compliment you at the same time, because you have volunteered to be the donor for your wife, Mr. Sahai. If I have your permission, without your formal permission at the same time, to announce that such a senior person has not hesitated to volunteer as a donor. But unfortunately, चूंकि आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है आपकी वाइफ से, so we are going in for a swap donation, a paired donation, whereby the other family also जो आपस में किडनी डोनेट नहीं कर पा रहे थे, so they have paired with you, your family, so that हम एक दो फैमिलीज को हम इकट्ठा साथ ले आए और दोनों के ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो पाए। अनफॉर्चुनेटली जब ये बात बिल्कुल होने वाली थी, उसी समय लॉकडाउन शुरू हो गया, एंड अनफॉर्चुनेटली द ट्रांसप्लांटेशन हैज गॉट डिलेड, बट वी हैव restarted. We have already done 2 cadaver transplants recently, whereby such a motivated family जो कह रहे थे कि irrespective of the lockdown, they wanted, and that was the wish of the entire family, to donate their patient's organs when that person was declared brain dead. और ऐसा करने से 2 kidneys और 1 liver ने 3 जनों की लाइफ बचा ली. This was recent. So we have started the transplantation activity, but abhi we are bit choosy. We are going ahead with only those transplants where people are not doing well. It is more like a life-saving procedure for them. Coming back to your question, your counterparts are stuck in Meerut, and they have to now come to Delhi. So I think, as you would have heard, the norms are getting relaxed, the restrictions are getting more and more relaxed, and I think rightly so. जब गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, it was, और बहुत वैलिड था वो पॉइंट. अब जबकि हमने रियलाइज किया है that life has to move on after taking due precautions, and I think there is relaxation in the rules, and very soon I'm sure the other family is going to be allowed to come from Meerut here, and we, God willing, will be able to do a successful transplantation in your wife's and the other family's case as well. Neelam Rathod is asking, my father is suffering from CKD stage 4. His potassium level keeps on fluctuating between 5 to 6 despite following proper diet plan given by you. We are doing the follow-up at hospital. Please suggest what to be done to reduce potassium levels at our end. So for viewers, potassium एक ऐसा वर्ड है जिससे बहुत डरते हैं. पोटेशियम एक अच्छे भले चलते चलते इंसान के हार्ट को नुकसान कर सकता है, तो इसलिए हम बार बार सबके दिमाग में पोटेशियम की इंपॉर्टेंस हैमर करते हैं. पोटेशियम क्या है? पोटेशियम है कई फ्रूट्स में, जूसेस में, नींबू, संतरे, सिट्रस फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, ड्राई फ्रूट्स कईयों में होता है. Even potatoes में, there are a whole lot of things which contain potassium, and unfortunately जो हमारे
डायलिसिस वाले पेशेंट्स या पेशेंट्स जिनको किडनी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, देयर किडनीज आर नॉट एबल टू कोप अप विद द पोटेशियम लोड, पोटेशियम को पूरा निकाल नहीं सकती यूरिन के थ्रू, और बॉडी में पोटेशियम बढ़ जाता है, एंड दैट पोटेशियम एट टाइम्स कैन बी वेरी डेंजरस। सो इसीलिए नॉर्मल पोटेशियम 5.2 से कम होना चाहिए। हम आपको बोल देते हैं कि बिल्कुल आप अलर्ट हो जाइए जैसे ही 5.2 क्रॉस करता है, और 5.5 के बाद तो आप एकदम से चौकन्ने हो जाएं, एंड इमीडिएटली टॉक टू योर डॉक्टर। जैसे कि आपने कहा कि सारी डाइटरी प्रिकॉशंस के बावजूद भी आपका पोटेशियम ज्यादा रह रहा है, आई थिंक देन वी नीड टू इन्वेस्टिगेट लिटिल फर्दर। पहले तो डाइटिशियन के साथ, शायद आप जिस डाइट को सोच रहे हो कि वो नॉर्मल है, शायद उसमें भी कहीं ना कहीं से पोटेशियम आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, हर चीज में थोड़ा थोड़ा पोटेशियम होता है। फिर भी अगर ज्यादा रह रहा है, देन वी विल नीड टू गिव यू सम मेडिसिन। कुछ पोटेशियम बाइंडिंग रेजिन्स होते हैं जो आपको रेगुलर तौर पे भी कुछ अरसे के लिए लेने पड़ सकते हैं टू गेट योर पोटेशियम डाउन, और इस पोटेशियम को रेगुलर तौर पे आपको चेक भी करवाना पड़ेगा फॉर द सेफ्टी। So few questions are on how prone kidney patients are susceptible to COVID-19, as well as post-transplant patients who are on immunosuppressant, how prone they are. तो जब कोविड-19 के बारे में हमने सुना था, तो ऑब्वियसली वी एज डॉक्टर्स आल्सो वर इक्वली स्कैर्ड। और जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि we had the experience, the bad experience of the American doctors, the American public, Italians, Spaniards, a whole lot of other countries जहां पे इसने बहुत कहर ढाया। सो जब ये एंटर किया इस कंट्री में, तो हम ज्यादा चौकन्ने थे, हम डर रहे थे। हम जैसे होता है कि हम दुश्मन को भांप रहे थे कि कितनी ताकत है। दिन ब दिन हम रोज शुक्र अदा करते हैं ऊपर वाले का कि हमारे देश में एटलीस्ट कोविड ने उतना कहर नहीं ढाया है अभी तक। हम डर रहे थे कि जिन पेशेंट्स की बॉडी की इम्यूनिटी कम है, खास करके हमारे डायलिसिस पेशेंट्स, हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, इनमें इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होंगे और सिवियरिटी भी ज्यादा होगी। व्हाट वी हैव रियलाइज नाउ इज कि चांसेस तो इक्वल हैं, सबको पकड़ता है, किसी को छोड़ता नहीं है कोविड-19। जहां पे भी आपने लापरवाही की नहीं, इसने पकड़ लिया। लेकिन डर ये है कि अगर एक डायलिसिस पेशेंट को या हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट को पकड़ेगा, तो उनमें सिवियरिटी कैन बी मच मोर सिवियर। लेकिन मैं आपको अच्छी बात ये बताऊं, एक प्रॉमिसिंग नोट पे मैं कहना चाहूंगा कि इतने डायलिसिस हमारे हो रहे हैं, वी हैव अ बिजी डायलिसिस यूनिट, और जैसे कि मैंने कहा, लोगों ने हमारी बात मानी, डायलिसिस मिस नहीं किया, और बेखौफ प्रिकॉशंस लेके वो डायलिसिस करवाने हॉस्पिटल में आए। किसी को इन्फेक्शंस नहीं हुई हैं, जो बारिंग फ्यू इक्का दुक्का को जो हुई भी हैं, दे आर सेफ। और एंड आई थिंक वी आर ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी कि जो बीमारी आई भी है हमारे पेशेंट्स को, वो जानलेवा सिद्ध नहीं हुई है। एवरी वन ऑफ देम हैज रिकवर्ड। हमारे एक ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को भी, 2 पेशेंट्स को, हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को भी हो गई ऐसे ट्रांसप्लांट जो मेरे ऑलमोस्ट 20 साल से पहले के ट्रांसप्लांट हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको जाके हो गई। वन ऑफ देम वाज वेरी सिक, remained in the COVID ward for full 2 weeks, and I am glad to share with you this morning she has been shifted back to the ward in a normal condition. She will remain in quarantine for 2 weeks जब हमें डर होता है कि इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का, and then she can go back to her place. उसके हस्बैंड को भी अनफॉर्चुनेटली हो गया, वो घर में बैठे हैं, he is recovering well as well, he is a normal person। जो दूसरों को भी हुआ, सो डर ज्यादा था। ऑब्वियसली इससे फायदा ये हुआ कि हम ज्यादा चौकन्ने रहे, हमने प्रिकॉशन ज्यादा ली, तो इसलिए बहुत कम लोगों को हुआ। और लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि जिनको हुआ भी है, वो भी, उनमें भी ये सीरियस तौर पे नहीं आई है, which is I think a very very important thing to have. One question from Ashutosh ji. I am on since October 18, still dialysis in Rudrapur Medicity Hospital and not use fistula as I am comfortable with Permacath. Is it okay? बाकी लोगों के लिए जिनको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्वेश्चन क्या है, जब डायलिसिस करते हैं उसका एक साधन होता है, एक हम गर्दन में नेकलाइन फिक्स कर देते हैं जिसको हम पर्मकैथ बोलते हैं, एक टेम्परेरी कैथेटर जो कि जिसके 2 पोर्ट्स होते हैं, एक तरफ से ब्लड लिया जाता है और दूसरी तरफ से ब्लड वापस डाला जाता है। इजी है, कन्वीनियंट है, जो ट्यूब लगनी थी एक बार लग गई, उसके बाद तो आपने सिर्फ डायलिसिस के लिए लेटे, आप एक तरफ से अनकैप किया, ब्लड निकाला और दूसरी तरफ से लग गया, कोई सुई नहीं, कोई कुछ नहीं, तो पीपल फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट।
लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि इन्होंने फिस्टुला बनवाया हुआ है, उसको यूज नहीं किया। फिस्टुला होता है एक परमानेंट चीज, हाथ में नसों को दो जोड़ दिया जाता है, वेन और आर्टरी को, और जो आर्टरी का दबाव है वो वेन में जाना शुरू हो जाता है, वेन मोटी हो जाती है, खूब ब्लड होता फ्लो होता है इसमें, और इसमें हम 2 नीडल्स लगा देते हैं और उसके थ्रू डायलिसिस करते हैं। ये एक प्रेफर्ड मोडेलिटी है, क्योंकि इसमें कोई अंदर हम ट्यूब छोड़ते नहीं है, अंदर ही होता है, दिखता नहीं है, बाहर स्किन है, और इसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन सबसे कम होते हैं। इसमें डायलिसिस की ओवरऑल क्वालिटी भी, फ्लो भी ब्लड का अच्छा होता है। लेकिन अगर वो पूरे एहतियात के साथ डायलिसिस हो रहा है, विच आई एम श्योर जो आप डायलिसिस में जहां अच्छे से करवा रहे हैं, दे विल टेक फुल केयर ऑफ यू और इन्फेक्शन से बचेंगे। एट द स्लाइटेस्ट हिंट कि इस लाइन की मेन प्रॉब्लम यही आती है कि लाइन ब्लॉक हो सकती है और कभी ना कभी इसमें इन्फेक्शन का डर रहता है। एट द स्लाइटेस्ट हिंट, अगर आपका फिस्टुला तैयार है, अगर इन्फेक्शन का थोड़ा सा भी शक है, तो इसको तब निकलवा दीजिएगा, तब तक चलने दें। बिकॉज हम अक्सर सोचते हैं कि पर्म क्या 2 महीने 3 महीने का है, बट हमें कई बार हमने कई पेशेंट्स को 2-2 साल 3-3 साल से भी हम यूज कर रहे हैं। ठीक चल रहा है तो ठीक चल रहा है। Ajay ji wants to know, I have weak kidneys and under treatment, I feel weakness in all joints. Is it routine problem due to medicine? नहीं, I think the answer to that is definite no. On dialysis you should be able to lead a normal life. कोई पेन नहीं होनी चाहिए। अगर पेन है, हो सकता है कि आपकी ओरिजिनल बीमारी जिसकी वजह से किडनीज खराब हुई हैं वो शायद एक्टिव है, कोई जॉइंट रिलेटेड बीमारी हो सकती है। दूसरा कि हमने जैसे बताया कि आपके हड्डियां कमजोर हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द किडनी डिजीज, वो कारण ना होए। पर आई थिंक अगर आपके ये सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं, you need to consult with your nephrologist, उनको सारे इन्वेस्टिगेट करवाइए, and I think this thing can be solved. Geeta Kushwaha is your patient, wants to know, patient is suffering from heaviness in their body since February, as if something is pressing her down, because of which she is unable to walk or stand for long. Please suggest. So I think गीता जी जो कि एक ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, she posed some challenges towards the end of last year for us, but luckily she came out of all those problems, sailed through well, and she's leading almost a normal life. जो मैंने last जो हमारी interaction मेल के थ्रू हुई थी, Mr. Kushwaha, regarding your mother, she was doing well. ये जो symptoms हैं, I think you can always write back to me. I'll need to go through her records, try and see कि कहीं उनके कोई विटामिन बी की कमी या कोई कैल्शियम की कमी या कोई और रीजन हो सकता है, and we will investigate the matter, and I think this can be sorted out. Don't worry. Rajendra Verma wants to know, he was transplanted before 8 years ago. Now my blood doesn't increase. Why? What is the reason behind this? So राजेंद्र जी, कई चीजें हो सकती हैं। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, वी जनरली बिलीव दैट द लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट इज वेरी हाई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर हम आज ट्रांसप्लांट करते हैं, 100 ट्रांसप्लांट किए, तो 1 साल के बाद भी 95, 96, 97% पेशेंट्स ठीक चल रहे होते हैं। लेकिन हर साल कोई एट्रिशन रेट होता है, धीरे धीरे करके किडनीज में दोबारा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन 5 साल बाद भी 85% के करीब लोग ठीक होते हैं। 10 साल के बाद भी लोग 60 से 65% लोग ठीक होते हैं, विच इज आई थिंक वेरी वेरी इनकरेजिंग। तो जब भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने कहा, कोई ना कोई उसका कारण हो सकता है। होल लॉट ऑफ थिंग्स। आपने एक पराई किडनी किसी की बॉडी में लगाई है। जब पहला ट्रांसप्लांट अटेम्प्ट किए गए थे 1940s में कुछ, वो तो इमीडिएटली घुसते ही बॉडी के अंदर खराब हो गई थी। तब हमने इसके बारे में इम्यूनोलॉजी जाना, हमारे और नॉलेज गेन की, इम्यूनोसप्रेसेंट्स आए, तो हमने प्रोग्राम किया बॉडी को कि उस किडनी को रिजेक्ट ना करे। तो अब जाके सक्सेस रेट हो गया है, जब हम आज की डेट में 15-15, 20-20 साल की बातें करते हैं। एक किडनी से 2 ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, 3 ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। सो एवरी पासिंग ईयर कुछ किडनीज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पुरानी किडनी नई किडनी को अटैक कर सकती है। डायबिटीज है, अगर आपने ट्रांसप्लांट के बाद भी डायबिटीज ठीक से कंट्रोल नहीं की, डायबिटीज फिर तंग कर सकती है। क्रॉनिक रिजेक्शन एक वर्ड होता है, कुछ इन्फेक्शंस हो सकती हैं। होल लॉट ऑफ कारण, इसके रीजंस होते हैं जो कि किडनीज को दोबारा से खराब कर सकते हैं। बट एज आई सेड, majority of the people now are able to live with a transplanted kidney for periods longer than 10 years. And I think with every year, every passing day, we are getting better and better. तो जो आपके केस में जो आपने कहा कि 8 साल के बाद प्रॉब्लम हुई है, obviously I will need to know the details.
you can always write back to us and with all the details, and we'll try to figure out कि आपके केस में क्या कारण रहा होगा, और उससे भी ज्यादा important है हम क्या कर सकते हैं to slow down the further rate of deterioration of the kidney problem. So one question from Rahul. ट्रांसप्लांटेशन फेल होने के कितने महीने बाद दूसरे ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रोसेस करें? So Rahul, that's an important question, but I think very specific question. Case to case बात होती है. कुछ बीमारियां हैं जिसमें एक किडनी खराब हुई तो हम कुछ इंटरवल की सलाह देते हैं. हम बॉडी को वापस रिकवर करने के लिए, हेल्दियर स्टेट में आने के लिए सलाह देते हैं. वरना कुछ केसेस हैं जहां पे कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसमें डिले करने का, सेकंड ट्रांसप्लांट करने का डिले करने की कोई जरूरत नहीं होती है. हम जल्दी भी उसके केस में जा सकते हैं. बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि शुड बी एड्रेस्ड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं. केस टू केस बेसिस पे बात होगी. So one last question. Your view on generic medicine for kidney diseases? So I think important सवाल है. Generic diseases जो मेडिसिन्स हैं इसमें कोई गलती नहीं है, स्पेशली अगर ये एक ऑथेंटिक सोर्स से हैं. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड कंपनी से आ रही हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है. एंड आई थिंक देयर इज अ ट्रेमेंडस एडवांटेज ऑफ कॉस्ट. बट एक ही हमारी क्वेश्चन होती है फॉर आवर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स. मान लीजिए आप इम्यूनोसप्रेसेंट खा रहे हैं तो इसमें उस दवाई की मात्रा, ब्लड में कितनी मात्रा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए हम ड्रग लेवल्स करवाते हैं. एंड उस दवाई के ब्लड लेवल्स एक रेंज में होने चाहिए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट मेडिसिन. बिकॉज इतनी नैरो थेरेपेटिक विंडो होती है कि इधर गए तो भी नुकसान, इधर गए तो भी नुकसान. हम लेवल्स चेक करते हैं. तो जब भी कोई ब्रांड चेंज किया जाए, जब भी आप एक ब्रांड से जेनरिक मेडिसिन के ऊपर आ रहे हो, तो हमारी सलाह अपने ट्रांसप्लांट पेशेंट को जरूर होती है कि उसके तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर एक टेस्ट जरूर करवा लें ड्रग लेवल्स का, टू मेक श्योर कि नई दवाई से भी आपके लेवल्स उसी रेंज में आ रहे हैं जिससे कि आपकी ओरिजिनल दवाई से आ रहे थे. आई थिंक अगर ऑथेंटिक मेडिसिन आ रही हैं, प्रॉपर कंपनीज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड हैं, इसमें हम. Okay, so this was it. And for the who have not shared any question and still wants to ask something, you all have my email ID. You can share it with me. You all have contact myself. You can share it with him as well. And that's it. I guess I would like to thank Dr. Khullar for such a comprehensive and insightful webinar. And thank you very much. And I think my concluding message would be जो आप अक्सर सुन रहे हो, and I mean it from the bottom of my heart. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Thank you very much. Namaskar. thank you, sir. Thank you.